हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन ओपन मार्केट फॉर नॉन कैंसलेशन पर्पस। जब कंपनी अपने ही डिबेंचर्स जो हैं मार्केट में से खरीदती है लेकिन उनको वो कैंसिल नहीं करती है और उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने पास रखती है, जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। देखो बच्चों, ये हमारी कंपनी है, ठीक है, और ये हमारी जो है ओपन मार्केट मीन्स आपको पता होगा कि जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज होती है, जहाँ पर जो हमारे डिबेंचर्स हैं वो लिस्टेड होते हैं, खरीदे बेचे जाते हैं, जिसे हम ओपन मार्केट के नाम से जानते हैं। तो कंपनी जो है अपने ही जो डिबेंचर है वो स्टॉक एक्सचेंज से खरीद लेती है, ठीक है। तो खरीद कर उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो अपने पास रख लेती है। मान लीजिए कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं, मान लो 1000 डिबेंचर्स हैं और जो एक डिबेंचर है बच्चों वो 100 रुपये का है, ठीक है। और कंपनी ने वही जो डिबेंचर है कितने में ख़रीद लिया है? 98 रुपीज़ में। तो कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ? 100 रुपये का डिबेंचर कंपनी को 98 रुपये में मिल रहा है, तो कंपनी को 2 रुपये का बेनिफिट हो गया एक डिबेंचर खरीदने पर। अब कंपनी इनको कैंसिल नहीं कर रही है, तो कैंसिल ना करने का क्या फ़ायदा है कि कंपनी को अगर फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत अगर पड़ जाती है तो कंपनी क्या करेगी? इन्हीं डिबेंचर्स को वापस से क्या करेगी? स्टॉक एक्सचेंज में सेल कर देगी, तो वो कंपनी दोबारा से वो पैसा जुटा सकती है। और सेकंड, खरीद कर रख लिए कंपनी ने, तो कंपनी को इन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। थर्ड बेनिफिट क्या होता है कंपनी को कि जो ये डिबेंचर्स हैं, कंपनी को जितना उसकी फेस वैल्यू है, जितनी उसकी फेस वैल्यू है उससे कम प्राइस पर उसको मार्केट में से मिल जाते हैं। तो ठीक है, तो ये कंसेप्ट है हमारा परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन ओपन मार्केट नॉट कैंसलेशन पर्पस। कंपनी जब इनको रद्द नहीं करती है तो उस केस में बच्चों हमने क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी है? बच्चों हमने क्या करना है? सिर्फ एक ही एंट्री पास करनी है। जब कंपनी डिबेंचर्स खरीद रही है ओपन मार्केट में से उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखने के लिए, तो कंपनी के पास डिबेंचर्स आ जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कंपनी यहाँ पर कैंसिल नहीं कर रही है। इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, यहाँ पर कंपनी क्या करेगी? डेबिट कर देगी और पैसे चले जाएंगे टू बैंक अकाउंट। तो कंपनी ने ये एंट्री क्या करनी है? पास करनी है। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेकर इस कंसेप्ट को समझाती हूँ। मान लीजिए एक जो कंपनी है उसके जो हैं 50,000 रुपये की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं और वो डिबेंचर्स जो हैं कंपनी ने मार्केट में से ख़रीद लिए। कितने में ख़रीद लिए? 49,000 रुपीज़ में, ठीक है बच्चों। कंपनी ने 49,000 रुपीज़ में परचेज़ कर लिए। अब तो इसको हमने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है? तो सबसे पहले जब कंपनी इन डिबेंचर्स को खरीदेगी जिस दिन, उस दिन अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी? इन्वेस्टमेंट्स इन ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसे चले गए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ये एक तरह की कंपनी की इन्वेस्टमेंट आ गई। तो इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? एसेट्स, और एसेट्स क्या होती हैं? डेबिट, जब हम उनको खरीदते हैं। तो कितनी अमाउंट में? 49,000 रुपीज़ में, जितने में हमने इनको ख़रीदा है, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों इनको हम बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जो ये बच्चों इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये खुद के ही डिवेंचर्स हैं जो हमने मार्केट में से ख़रीदे हैं। तो मान लीजिए उस टाइम कंपनी के पास जो टोटल डिवेंचर्स हैं, जो कंपनी के पास टोटल डिवेंचर्स हैं
वो 5 लाख रुपए के हैं। मीन इन 50,000 डिबेंचर्स को मिलाकर कंपनी ने पहले से ही 5 लाख रुपए के जो डिबेंचर्स हैं वो इशू किए हुए हैं। ठीक है, तो जो डिबेंचर्स होते हैं बच्चों वो हमारी क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। उनको हम कहाँ पर शो करेंगे, नोट टू द अकाउंट में पहले लिखेंगे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की हेडिंग बनाएंगे, उसमें हम शो करेंगे जो हमारे टोटल डिबेंचर्स हैं। 15% डिबेंचर्स हैं जो कंपनी के, ठीक है, कितने के, 5 लाख रुपए के। तो उसे हम यहाँ पर शो कर देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, तो ये जो हमारा करंट ईयर होगा और जो प्रीवियस ईयर होगा उसमें ये कितने की आएगी, अमाउंट 5 लाख की। मान लीजिए कंपनी ने पहले से ही इशू कर रखे हैं। तो देखो बच्चों, जब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के तौर पर इनको ख़रीदा है तो पिछले साल भी जितने हमारे पास डिबेंचर थे उतने ही डिबेंचर अब हमारे पास यहाँ पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इनको कैंसिल नहीं किया है। तो जो ये डिबेंचर्स की इशू वाली अमाउंट है इसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा जब कंपनी अपने डिबेंचर मार्केट में से ख़रीद रही है लेकिन उनको कैंसिल नहीं कर रही है इन्वेस्टमेंट के तौर पर। तो ये जो अमाउंट होगी वो हमारी सेम होगी। ठीक है, उसके बाद जो ये कंपनी ने डिबेंचर्स खरीदे हैं तो ये कंपनी की क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की हेडिंग बनाएगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो वहाँ लिखेगी ऑन डिबेंचर्स, फेस वैल्यू कितनी है इनकी साथ में वो भी शो करेगी 50,000 की, लेकिन कंपनी ने खरीदे कितने में है, 49,000 रुपीज़ में। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कितनी अमाउंट लिखेंगे, सेकंड नोट लिख के 49,000 रुपीज़ में। और एक बात और ध्यान में रखनी है, जब हम डिबेंचर्स खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के तौर पर तब हमने इनको खरीदने के टाइम पर यहाँ पर प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन नहीं करनी है कि 50,000 के डिबेंचर्स हमने 49,000 रुपीज़ में ख़रीदे हैं तो हमें प्रॉफिट हो गया। क्यों नहीं करनी है वो एंट्री, क्योंकि ये हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर ख़रीद रहे हैं, उनको कैंसिल करने के पर्पज़ से नहीं खरीद रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट को ख़रीदने के टाइम पर प्रॉफिट लॉस की एंट्री नहीं होती है। जब हम उनको बेचते हैं तो उस टाइम उस चीज़ की एंट्री होती है। तो आइए अब हम इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अभी है हमारे पास एग्जाम्पल 31। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है बच्चों, एक कंपनी हैड ₹5 लाख 15% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2017। कंपनी ने 5 लाख रुपए के जो डिबेंचर्स थे वो इशू किए थे और वो कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग है 1 अप्रैल 2017 को। ऑन द सेम डेट, उसी डेट को एज पर द टर्म्स ऑफ इशू की टर्म्स के अनुसार द कंपनी परचेज ₹50,000 डिबेंचर्स, कंपनी ने 50,000 के डिबेंचर्स खरीद लिए एट 98 इन द ओपन मार्केट। मतलब 100 रुपये वाला जो डिबेंचर है बच्चों वो कंपनी ने कितने में ख़रीदा है मार्केट में से, 98 रुपीज़ में। और इस हिसाब से उसने 50,000 रुपये की फेस वैल्यू के जो डिबेंचर्स हैं वो परचेज़ किए हैं। कितने में परचेज़ किए हैं वो हमें निकालना पड़ेगा। देखो बच्चों, 50,000 रुपये के डिबेंचर्स परचेज़ किए हैं, एक डिबेंचर 100 रुपये का है, इसका मतलब कंपनी ने मार्केट में से 500 डिबेंचर्स खरीदे हैं और एक डिबेंचर 98 का है। तो टोटल डिबेंचर्स की परचेज वैल्यू कितनी हो गई, 500 इंटू 98 मतलब 49,000। ठीक है बच्चों, तो कंपनी ने 50,000 रुपये के जो डिबेंचर्स हैं वो 49,000 रुपीज़ में मार्केट में से खरीदे हैं। और हमने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इफ़ द डिबेंचर्स आर परचेज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, पहला केस है हमारे पास कि कंपनी ने जो डिबेंचर्स खरीदे हैं वो इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए खरीदे हैं। सेकेंड केस, इफ़ द डिबेंचर्स आर परचेज एंड इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी ने जो डिबेंचर्स खरीदे हैं वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंपनी ने खरीदे हैं। आल्सो
शो हाउ द अबव डिबेंचर्स विल बी शोन इन द कंपनी बैलेंस शीट। और साथ में हमने ये भी शो करना है कि जो ये डिबेंचर्स कंपनी ने खरीदे हैं वो कंपनी की बैलेंस शीट में किस प्रकार से शो किए जाएंगे। इन द बोथ केसेस, दोनों केसेस में इग्नोर एंट्रीज रिलेटिंग टू डीआरआर। डीआरआर से जो रिलेटेड एंट्रीज हैं और जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एंट्रीज हैं 15% अमाउंट वाली, वो सारी एंट्रीज हमने यहाँ पर क्या करनी है, इग्नोर करनी है। सिर्फ हमने डिबेंचर्स को खरीदने की एंट्री करनी है और ये दिखाना है कि बैलेंस शीट में उसे हमने कैसे शो करना है। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करें। बच्चों, हमने 31st क्वेश्चन को रीड आउट किया। उसमें हमारे पास फर्स्ट केस दिया गया है जब कंपनी अपने ही डिबेंचर खरीदती है मार्केट में से और उनको खरीदने के बाद कैंसिल कर देती है। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 को मार्केट में से अपने ही जो डिबेंचर्स हैं वो खरीदे हैं। तो खरीदे हैं यहाँ पर कैंसिल करने के पर्पज से, तो उसकी क्या एंट्री होगी, अपने डिबेंचर उसके पास वापस आ गए तो ऑन डिबेंचर्स अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और पैसे चले गए तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट होगा हमारे पास। और जो 50,000 के डिबेंचर हैं कंपनी ने कितने में ख़रीदे हैं, 49,000 रुपीज़ में। जितने में ख़रीदे हैं तो वो अमाउंट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, इनको कैंसिल कर देगी उसी दिन। ठीक है, तो अब जो ये 15% डिबेंचर्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे हमारे, तो वो अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तब हम डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं, जब इनकी रीपेमेंट कर देते हैं या इनको कैंसिल कर देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, डेबिट। अब इन डिबेंचर्स की बच्चों फेस वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपये। लेकिन ये डिबेंचर्स हमने कितने में ख़रीदे थे, 49,000 रुपीज़ में। अब इनको हम कैंसिल कर रहे हैं, ये यहाँ पर डेबिट हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, जब इनको हम ख़त्म करेंगे क्रेडिट हो जाएंगे टू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 49,000 रुपीज़। और प्रॉफिट कितना हो गया इनकी कैंसिलेशन पर, 1,000 रुपीज़। 50,000 के हमने 49,000 में ख़रीदे हैं, तो उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में, कितना, 1,000 रुपीज़। और जो ये प्रॉफिट होता है जब हम डिबेंचर्स को कैंसिल करते हैं तो ये हमारा कौन सा प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट। तो इसे हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या पास होगी, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना, 1,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये तो हो गई जर्नल एंट्रीज। इसके बाद हमने क्या करना है, उनकी बुक्स में बैलेंस शीट में इसको शो करना है। बच्चों, कंपनी के पास शुरू में कितने के डिबेंचर्स जो थे वो आउटस्टैंडिंग थे, 5 लाख के। तो कंपनी के पास जो पिछले साल हैं डिबेंचर्स वो 5 लाख के हैं। और जो डिबेंचर्स होते हैं बच्चों वो हमारी क्या होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो इसे हम कौन सी हेडिंग में शो करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहाँ आती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हेड के अंदर जो सब हेडिंग है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो ये आ गया यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो पिछले साल थे हमारे पास 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स, और इस साल हमने मार्केट में से 50,000 के खरीद लिए थे और उनको कैंसिल कर दिया, मीन्स वो ख़त्म हो गए। 5 लाख में से वो 50,000 रुपये से कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 50,000 के डिबेंचर्स हमने कैंसिल कर दिए हैं। तो इस साल के जो डिबेंचर्स हैं वो नोट टू द अकाउंट्स में हम दिखाएंगे। 15% डिबेंचर्स हैं हमारे पास, कितने के, 4,50,000 रुपये के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नोट नंबर 1, यहाँ पर हमारे पास जो डिबेंचर्स की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 4,50,000। क्योंकि 50,000 के डिबेंचर्स हमने कैंसिल कर दिए, वो हमारे पास ख़त्म हो गए। तो अब हम
दूसरा केस करते हैं, जब कंपनी डिबेंचर्स खरीद रही है लेकिन वो कैंसिल नहीं करती, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मार्केट में से डिबेंचर खरीदती है। बच्चों अब है हमारे पास सेकंड केस। इसमें जब कंपनी ने अपने ही डिबेंचर्स मार्केट में से खरीदे हैं, लेकिन कंपनी ने जो डिबेंचर्स खरीदे हैं मार्केट में से वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदे हैं, उनको कैंसिल नहीं करेगी कंपनी, तो उस केस में बच्चों क्या एंट्री पास करेंगे हम। सबसे पहले कंपनी ने जो डिबेंचर्स हैं वापस कब खरीदे हैं, अप्रैल 1 2017 को। तो जब डिबेंचर्स कंपनी ने मार्केट में से खरीदे हैं तो उसे हम किससे नोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। और पैसे चले गए टू बैंक अकाउंट। कंपनी ने जो डिबेंचर्स हैं वो कितने में खरीदे हैं, 49,000 रुपीज़ में। 50,000 के जो डिबेंचर हैं कंपनी 49,000 रुपीज़ में यहाँ पर खरीद रही है। तो डिबेंचर्स आ गए, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो गया, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और पैसे चले गए टू बैंक अकाउंट। उसके बाद बच्चों हमने इसको बैलेंस शीट में भी शो करना है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कंपनी के पास जो ऑलरेडी जो डिबेंचर्स हैं कितने के हैं, 5 लाख रुपीज़ के। तो अब बैलेंस शीट में शो करने के लिए हमें साथ में क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स टू द अकाउंट्स। सबसे पहले हम किस में शो करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं बच्चों वो क्या होती है, कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो इस वजह से वो कहाँ शो किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। कितने हैं, 15% डिबेंचर्स हैं, कितने रुपीज़ के, 5 लाख रुपीज़ के, ठीक है। तो अब जो ये 5 लाख के डिबेंचर्स है इसे हम कहाँ शो करेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में। क्या लिख के, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। टोटल डिबेंचर्स हैं जो कंपनी के 5 लाख के, जो कंपनी ने इशू किए हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो इसका नोट नंबर है वो 1, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी इसको, यहाँ पर इसके पास 1। 31 मार्च 2018 को भी मेरे पास ये है और 31 मार्च 2017 को भी है ये मेरे पास। तो मैंने दोनों साल के सेशन में इसको डाल दिया। इसके बाद जो कंपनी ने ये अपने ही डिबेंचर खरीदे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो ये कंपनी की क्या हो गई बच्चों, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी कंपनी इनको कैंसिल नहीं कर रही है और फ्यूचर में भी कंपनी का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, और ना ही कंपनी ने अभी तक इनको बेचा है। अगर कंपनी 1 साल के अंदर अंदर इनको बेच देती तो ये हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स हो जाती, लेकिन अभी तक ये कंपनी ने इनको बेचा नहीं है, तो इस वजह से ये हमारी क्या होगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो इन डिबेंचर्स को हम एसेट साइड में किस में शो करेंगे, नॉन करंट एसेट्स में। क्या लिख के, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये सेकंड नोट में यहाँ पर हम इसको नीचे भी रिकॉर्ड करेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कौन से डिबेंचर्स हैं हमारे पास, कंपनी के जो खुद के डिबेंचर्स हैं, ऑन डिबेंचर्स से हम इसको नोट करेंगे, ठीक है। और साथ में ये भी लिखेंगे कि इन डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 50,000 रुपये, लेकिन हमने खरीदे कितने में है, 49,000 में। तो ये बुक्स में कितने में रिकॉर्ड होंगे, 49,000 में, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की है, 49,000 रुपीज़ की। तो इसको हम 31 मार्च 2018 को अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे, क्योंकि इन्होंने कंपनी ने इसको 1 अप्रैल 2017 को ख़रीदा है मार्केट में से। तो यानी इस सेशन में तो ये हमारे पास नहीं है और नेक्स्ट सेशन में है, तो यहाँ पर हमने इसको शो कर दिया। तो आपको बच्चों पता लग गया कि जब कंपनी अपने ही डिबेंचर मार्केट में से ख़रीदती है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो एक एंट्री पास होती है, ठीक है, जब अगर उनको आगे वो सेल नहीं करती है। और सेकेंड, ये हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो ये उस हेडिंग के अंदर
आएगा हमारे पास। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 32 है बच्चों हमारे पास। गुंजन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने 5000 8% डिबेंचर जो हैं इशू किए हैं और एक डिबेंचर 500 रुपये का है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू परचेज 1000 डिबेंचर्स एट ए प्राइस ऑफ ₹400 ईच फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया कि 1000 डिबेंचर्स हम खरीदेंगे मार्केट में से, और एक डिबेंचर कितने का पड़ेगा उन्हें, 485 रुपीज़ का। और जो कंपनी है वो जो ये डिबेंचर्स खरीद रही है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले रही है, ना कि उनको कैंसिल करने के लिए। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, दे डिसाइडेड टू सेल ऑफ दीज डिबेंचर्स। उन्होंने डिसाइड किया कि ये डिबेंचर्स जो हैं जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पस से रखे हैं वो बेच दिए जाएंगे। कितने में, एट रेट ऑफ 500 टन ईच, 510 रुपये का उनका एक डिबेंचर जो है वो सेल हो जाएगा मार्केट में। रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज टू शो अबव ट्रांजेक्शंस। हमने क्या करना है, जो ऊपर ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनको हमने रिकॉर्ड करना है। एज्यूमिंग सफिशेंट बैलेंस इन डिबेंचर रिडम्पशन रिजॉर्व एज पर लीगल रिक्वायरमेंट्स। हमने ये मानकर चलना है कि DRR में लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बैलेंस है यहाँ पर। तो हमने क्या करना है बच्चों, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आइए जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करें। बच्चों अभी हमने 32 इलस्ट्रेशन को रीड आउट किया। उसमें हमारे पास दिया गया है कि जो गुंजन कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड कंपनी है उसने डिबेंचर सबसे पहले इशू किए हैं। तो ठीक है बच्चों, तो जिस दिन कंपनी डिबेंचर इशू करेगी ऑन द डेट ऑफ इशू, तो कंपनी उस दिन क्या एंट्री पास करेगी जब वो डिबेंचर इशू कर रही है। तो सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आ गया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, तो कंपनी क्या करेगी, बैंक अकाउंट क्या कर देगी, डेबिट कर देगी। कंपनी ने यहाँ पर 5000 डिबेंचर्स इशू किए हैं और एक जो डिबेंचर है बच्चों वो 500 रुपये का है। तो कंपनी के पास कितने रुपए आ गए यहाँ पर, 25 लाख रुपीज़। किस चीज़ के आए हैं, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, 25 लाख रुपीज़। उसके बाद जो ये मनी रिसीव हुई है कंपनी इसको क्या करेगी, डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट 25 लाख रुपीज़। यहाँ पर कंपनी सारा पैसा एक बार में ही मंगवा रही है, तो इस वजह से यहाँ पर अकेला डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, उसके साथ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया, इसके बाद अपने ही डिबेंचर जो हैं वो मार्केट में से ख़रीद लिए। तो जिस दिन कंपनी डिबेंचर्स खरीदेगी उस दिन कंपनी क्या एंट्री करेगी, ऑन द डेट ऑफ परचेज। ठीक है, और कंपनी ने जो ये डिबेंचर्स खरीदे हैं बच्चों वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदे हैं, तो उसकी एंट्री क्या होती है जब हम इन्वेस्टमेंट पर्पस से डिबेंचर खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर कंपनी ने 1000 जो डिबेंचर हैं वो ख़रीदे हैं और एक डिबेंचर बच्चों कंपनी ने 485 रुपीज़ में ख़रीदा है। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई यहाँ पर, 4,85,000 रुपीज़। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट पर्पस से इनको ख़रीदा है। तो उसके बाद कंपनी ने कुछ महीनों बाद सोचा क्यों ना इन डिबेंचर्स को बेच दिया जाए, क्योंकि कंपनी ने अब इनको कैंसिल तो करना नहीं है। तो कंपनी ने क्या किया, इनको सेल कर दिया। 485 रुपये में एक डिबेंचर ख़रीदा था और बेचा कितने में है, 510 रुपये में। तो जिस दिन कंपनी डिबेंचर्स बेचेगी तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, ऑन द डेट ऑफ सेल। ठीक है, तो कंपनी ने बेच दिया तो पैसे कंपनी के पास आ गए।
तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, डेबिट होगा। एक जो डिबेंचर है वो बच्चों कंपनी ने 510 रुपये का बेचा है और 1000 डिबेंचर्स हैं, तो कंपनी ने सारे डिबेंचर्स कितने में बेच दिए, 5,10,000 रुपये में। उसके बाद जो ये यहाँ पर हमने डिबेंचर्स डेबिट किए थे, अभी डिबेंचर्स चले गए, तो इसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। कितने रुपीस के ये डिबेंचर्स थे बच्चों, 4,85,000 में हमने ख़रीदे थे, ठीक है। तो इनको बेचने से कंपनी को फ़ायदा कितने का हो गया, 4,85,000 में ख़रीदे थे और कंपनी ने बेचे कितने में है, 5,10,000 में। तो इसे हम कहाँ क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। कितना, 25,000 रुपीज़। और उसके बाद जब हम बच्चों डिवेंचर्स अपने ही ख़रीदने के बाद उनको बेच देते हैं मार्केट में, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ख़रीदते हैं जब हम, तो जो ये प्रॉफिट होता है ये हमारा कौन सा प्रॉफिट होता है, ये ध्यान रखना है, ये हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। तो इस वजह से इसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कंपनी अब इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब ये यहाँ पर क्रेडिट है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे 25,000 रुपीज़ से, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रेडिट हो जाएगा 25,000 रुपीज़ से, ठीक है। तो ये हमने एंट्रीज पास करनी है जब कंपनी ने डिवेंचर्स जो हैं पहले इशू किए हैं और उसके बाद अपने ही डिवेंचर्स कंपनी ने मार्केट से ख़रीदे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।